हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपका जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट यहाँ 15 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो जानते रहिएगा, भारत का जो संविधान जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 के बाद देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो रही है ईंट के बने भवन। और ईंट के बने भवनों की बात दिखिए है, ऑप्शन नंबर दिखिए है यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रही है वो ईंट के बने भवन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ जाएंगे थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय जो है नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में है सोडियम, ऑप्शन बी में है पोटेशियम, ऑप्शन सी में है लिथियम और ऑप्शन डी में है सल्फर। तो याद रखिएगा, इन चारों में जो क्षारीय नहीं है वो है सल्फर होता है, और सल्फर दिखे ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखिएगा, सल्फर जो है क्षारीय या अल्काइन नहीं होता है। फिर देखिए आ जाएंगे फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है या फिर क्या मिला होता है। तो याद रखिएगा, बारूद में जो मुख्य रूप से जो मिला होता है या जो शामिल होता है वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बारूद में मुख्यतः रूप से जो शामिल होता है या मिला होता है उसे हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। फिर क्या आ जाएंगे फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन सिर्फ मोतीलाल नेहरू नहीं थे बल्कि इनके साथ चित्तरंजन दास भी थे। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो दो लोग थे, एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे कौन थे, दूसरे थे चित्तरंजन दास जी थे। ये आपको याद रखना है। हाँ, अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन में जैसे आया है श्री राजगोपालाचारी। तो अगर ये कहें ये कौन है, तो एक चीज़ जानते रहेगा, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी याद रखना है आपको, इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इनकी बात करें इन्होंने क्या किया है, तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर ये जनरल रहे हैं। ये आपको याद रखना है इतना। और अगर बात करें लाला लाजपत राय जी की, तो याद रखिएगा, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी आपको रखना है, इनके जो उपनाम है पंजाब केसरी हैं। हाँ, अगर ये बात करें कि इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा कि इन्होंने पीएनबी जिसे हम पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं, पीएनबी की जो स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने, और इनके साथ एक लोग और थे, वो थे दयाल सिंह मजीठिया। ये भी याद रखना। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, वो दो लोग थे। पहले कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, और दूसरे नंबर पे कौन थे, दूसरे चित्तरंजन दास जी थे। मतलब ये दो लोगों ने मिलकर क्या किया था, स्वराज पार्टी की जो है स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद अगर बात करें श्री राजगोपालाचारी जो हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये पहले तो इनका उपनाम राजा जी है, ये आपको लिखा गया जैसे। और ये भी याद रखना है, स्वतंत्र भारत के द्वितीय मतलब दूसरे गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में भी ये जाने जाते हैं। और अगर बात करें लाला लाजपत राय जी की, तो इन्हें पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है इनके दूसरे उपनाम से। और इन्होंने क्या किया था, पीएनबी की इन्होंने स्थापना की थी किसके साथ मिलकर, दयाल सिंह मजीठिया के साथ मिलकर इन्होंने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। कब की थी, 1895 में। और लाला लाजपत राय जी ने लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं जो भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देना है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, दो लोगों ने मिलकर की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। और अगर बात करें कि लाला लाजपत राय जी ने, तो ये देखिए पंजाब केसरी के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने दयाल सिंह मजीठिया के साथ मिलकर
इन्होंने पीएनबी बैंक की स्थापना 1895 में की थी, दो लोगों ने मिलकर। और इसके साथ साथ लाला लाजपत राय जी ने ये लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। और अगर बात करें सी राजगोपालाचारी जी की, तो इनको आपको बताएगा कि ये स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 6 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील क्या है। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो याद रखिएगा स्टेनलेस जो स्टील होता है ये मिश्र धातु है। और मिश्र धातु देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 7 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लोकप्रिय है, जो बहुत ही फेमस यांकी जो स्टेडियम है, ये स्थित है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क देखिए कहाँ पे आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर देखिए आया है बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि यांकी स्टेडियम जो है बहुत ही फेमस है अमेरिका का स्टेडियम, ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। फिर देखिए आ जाएंगे 8 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन है या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1975 को। 1975 देखिए 1975 आया है, ऑप्शन नंबर यहाँ है सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हाँ, अगर इसके अदर ऑप्शन की बात करें, अगर और बात करें कि और क्या डिटेल्स की हैं, तो याद रखिएगा अगर ये है कि इसकी स्थापना किसने की थी 1975 में, जानते रहिएगा इसको दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। एक थे बिल गेट्स और दूसरे थे पॉल एलेन, तो दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी और इसको दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, बिल गेट्स और पॉल एलेन के द्वारा। और एक चीज़ याद रखना है, बिल गेट्स और पॉल एलेन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में तो की थी। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है द रोड अहेड जो कि बुक है, इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है, तो याद रखना है बिल गेट्स ने ये पुस्तक रखी है। ये बुक जो लिखा है किसने, द रोड अहेड, ये बिल गेट्स की पुस्तक है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1995 में, तो ये भी आपको याद रखना है। सन नहीं भी याद है कोई बात नहीं, बट याद रखना है द रोड अहेड ये बिल गेट्स की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाएंगे 9 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। देखो ऑप्शन में है नर्मदा, ऑप्शन बी में है ताप्ती, ऑप्शन सी में है पेरियार, ऑप्शन डी में है महानदी। तो याद रखिएगा महानदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती, बल्कि ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसलिए हमारे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी होगा, हम डी नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 10 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा राज्यसभा को हम उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और उच्च सदन या अपर हाउस की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आया है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और अगर ये होता है कि लोकसभा को हम किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा लोकसभा, अगर यही पूछता कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को हम जानते हैं निम्न सदन या लोअर हाउस, और जो राज्यसभा है राज्यसभा को हम उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जानते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो जानते रहिएगा नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। और कोहिमा देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ICT का संक्षिप्त नाम क्या है। जो ICT है इसका संक्षिप्त या फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा ICT का जो फुल फॉर्म या जो संक्षिप्त जो नाम है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ICT का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। इसका मतलब कि जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक या उनका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो जानते रहिएगा जिस टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया गया था उसे हम सोनार नाम से जानते हैं। और सोनार देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि सोनार ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म की बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो वो भी जान लीजिए। तो याद रखिएगा
जो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। तो ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे शॉर्ट में पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनों की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया था, वो प्रौद्योगिकी कौन सी, टेक्नोलॉजी कौन सी थी, तो वो थी सोनार, और सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग। तो ये हमारा इसलिए बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। फिर क्या आ जाएंगे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा मानव श्वसन में जिस गैस को छोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरो किसकी मुद्रा है। तो यूरो कहाँ प्रयोग की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यूके, ऑप्शन डी में है स्वीडन, ऑप्शन सी में है यूरोपियन जोन, और ऑप्शन डी में है डेनमार्क। तो याद रखिएगा यूरो का जो प्रयोग किया जाता है वो यूरोपियन यूनियन में किया जाए, यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो यूज़ करती हैं। यूरोपियन जोन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना यूरो का प्रयोग यूरोपियन जोन में किया जाता है। हाँ, अगर यही बात करें कि यूके में कौन सी करेंसी प्रयोग की जाती है, तो यूके में पाउंड का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है, पाउंड का यूज़ किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें स्वीडन में, तो स्वीडन में याद रखिएगा इसको स्वीडन में डेनिश क्रोन का इसका स्वीडन क्रोन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, स्वीडन, यहाँ स्वीडन क्रोन का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो करेंसी होती है इसको बोलते हैं स्वीडन क्रोना का प्रयोग किया जाता है, करेंसी का नाम है स्वीडन में। और डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क में जानते रहिएगा डेनिश क्रोन का प्रयोग किया जाता है, डेनिश क्रोना या क्रोन का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये सभी का नाम आपको याद रखना है कि करेंसी का, कि यहाँ पे यूके में पाउंड का यूज़ किया जाता है, स्वीडन में स्वीडन क्रोना का प्रयोग किया जाता है, यूरोपियन जोन में यूरो का प्रयोग किया जाता है, और डेनमार्क में डेनिश क्रोन या डेनिश क्रोना का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंफ्रारेड किरणें क्या हैं। तो याद रखिए कि इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं इन्हें हम विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं, और विद्युतीय चुंबकीय किरण देखिए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए हमारे यहाँ डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है तो कितना है। तो देखिए यहाँ अनुमानित बताया गया है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का जो लगभग हिस्सा है जो अनुमानित माना गया है वो है 2.4%, और 2.4% 2.4% की बात ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिए खजुराहो के जो स्मारक पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि खजुराहो के जो स्मारक पाए जाते हैं ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हाँ, अगर यही क्वेश्चन होता है कि मध्य प्रदेश में किस ज़िले में पाए जाते हैं तो जानते रहिएगा ये है छतरपुर। आपको याद रखना है ये छतरपुर आपका ज़िला है, तो छतरपुर ज़िले में ये है, ये भी आपको याद रखना है, छतरपुर ज़िले में ये है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में ये पाया जाता है। अगर कहेंगे कि यहाँ पे क्या मुख्य है जो खजुराहो में, तो यहाँ प्राचीन जो याद रखिएगा प्राचीन हिंदू और जैन के मंदिर मिलते हैं। तो दोनों के यहाँ पे हैं प्राचीन हिंदू और जैन, तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि खजुराहो जो स्मारक है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के आता है किस ज़िले में पाया जाता है, तो आपको याद है छतरपुर ज़िले में पाया जाता है। अगर यह है कि खजुराहो में क्या है, किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसमें उत्कृष्ट कला के नमूने देखने को मिलते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी। तो याद रखिएगा ताशकंद की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 1965 के युद्ध के बाद। 1965 की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की जो घोषणा हुई थी ये 1965 के युद्ध के बाद हुई थी। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की जो स्थलीय जो सीमा है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की जो स्थलीय जो सीमा है वो भारत और म्यांमार के साथ जुड़ी है। भारत और म्यांमार की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भारत जो बांग्लादेश की जो स्थलीय जो सीमा है वो भारत और म्यांमार के साथ जुड़ी हुई है। फिर देखिए आ जाएंगे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित नहीं है? तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें, जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया ये हृदय से संबंधित नहीं है और डिप्थीरिया देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि डिप्थीरिया जो है इसका संबंध क्या है? हृदय से नहीं है। हाँ, अगर यहाँ ये आ जाता है कि डिप्थीरिया का संबंध किससे है, तो डिप्थीरिया का जो संबंध है वो नाक और गले से संबंधित है। याद रखना है काली खांसी श्वसन से संबंधित ये बीमारी है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हृदय की बीमारी से जो संबंधित बीमारी नहीं है वो डिप्थीरिया है। अगर क्वेश्चन आता है डिप्थीरिया का संबंध किससे है, तो डिप्थीरिया का जो संबंध है नाक और कान, नाक और गले से है। याद रखिए ये नाक और गले को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसे हम काली खांसी श्वसन से संबंधित बीमारी के नाम से भी जानते हैं और डिप्थीरिया को गला घोंटू की बीमारी भी कहा जाता है। तो तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला क्या है कि काली खांसी श्वसन से संबंधित बीमारी है डिप्थीरिया, दूसरा क्या है नाक और गले को प्रभावित करने वाली बीमारी है और तीसरा क्या है डिप्थीरिया को ही हम गला घोंटू की बीमारी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा नासा का जो मुख्यालय है ये स्थित है वाशिंगटन में और वाशिंगटन देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि नासा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो आपका वाशिंगटन में है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो एनजीटी का जानते रहिएगा जो पूरा नाम है वो है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ आया है, ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एनजीटी का जो पूरा नाम है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए हमारा यहाँ डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितने मीटर का लंबा होता है? तो याद रखिएगा एक वयस्क मानव का जो पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक की जो उसकी जो लंबाई होती है वो टोटल होती है 9 मीटर। 9 मीटर होती है और 9 मीटर के बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिए स्वतंत्रता की प्रतिमा जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहते हैं जो कि अमेरिका में है, ये स्थित है न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क देखिए है ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इस डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा जिस इंसान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खां और खान अब्दुल गफ्फार खां दिखे है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। अगर नेक्स्ट बात करें देखिए अदर ऑप्शन में देखिए आया है ऑप्शन नंबर यह है मोहम्मद अली जिन्ना। तो जानते रहिएगा मोहम्मद अली जिन्ना को भी एक दो नाम से बुलाए जाते हैं। अगर ये आ जाता है इनके लिए तो जानते रहिएगा इनके लिए कायदे आज़म और बाबाए कौम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, सारे पॉइंट कि जो है बादशाह खान जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है इस नाम से। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इनको कायदे आज़म और बाबाए कौम के नाम से जानते हैं। कायदे आज़म का मतलब होता है महान नेता और बाबा ए कौम का मतलब होता है राष्ट्रपिता। और जानते हैं ये दोनों नाम जो है पाकिस्तान की ओर से इनको दिए गए हैं, पाकिस्तान में इसी दोनों नाम से जाने जाते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो याद रखिएगा दिल्ली के जो भवन का निर्माण है जो संविधान भवन का, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1921 से लेकर 1927 के बीच में और 1921 से 27 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण जो हुआ था वो 1921 से लेकर 1927 के बीच में हुआ था। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीला बुखार या जिसे पीत ज्वर भी हम कहते हैं या येलो फीवर भी कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है?
तो याद रखिए पीला बुखार जिसे येलो फीवर या पीत ज्वर भी हम कहते हैं, ये मुख्य रूप से फैलता है मादा मच्छर के काटने से। और मादा मच्छर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में आया है, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पीला बुखार या पीत ज्वर या येलो फीवर जो होता है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उत्पादन होता है, तो मतलब उसमें क्या आ जाता है। तो याद रखिएगा जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें प्रोड्यूस होता है या उसमें उत्पन्न हो जाता है क्या, लैक्टिक एसिड उसमें आ जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसके पदेन जो है अध्यक्ष हैं या किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और CSIR देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है प्रधानमंत्री जो होते हैं CSIR के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब ये है कि CSIR क्या होता है, तो जानते हैं ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो जानते रहिएगा जंतर मंतर का जो ऐतिहासिक दृष्टि जो महत्व है वो इसलिए है कि उसको खगोलीय जो है रूप से उसका यूज़ किया जाता है। और खगोल जो वेधशाला की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दिल्ली में जंतर मंतर का जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्व है वो खगोलीय वेधशाला के रूप में है, क्योंकि उसको खगोल शास्त्र के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, सुबह का तारा के रूप में, शाम का तारा, या लाल ग्रह या फिर नीला ग्रह के रूप में। तो याद रखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। और लाल ग्रह की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है। तो याद रखिएगा अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली जो पहली महिला हैं वो है अर्चना रामासुंदरम। और अर्चना रामासुंदरम देखिए आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आई हैं, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाली पहली जो महिला हैं वो है अर्चना रामासुंदरम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आए हैं, इसलिए हमारा बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 34 नंबर, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है पेयजल के कीटाणुओं को शोधन के लिए, ऑप्शन बी में है पकाने के लिए, ऑप्शन सी में कठोर जल को नरम करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी में है एक गैर जहरीले घटक के रूप में घरेलू देखभाल परक उत्पाद करने के तौर पर। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कठोर जल को नरम करने के लिए। और कठोर जल को नरम करने के बाद ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वॉशिंग सोडा का जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो कठोर जल को नरम करने के लिए किया जा सकता है। फिर देखिए 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉर्नबिल जो है त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हॉर्नबिल जो त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है नागालैंड में। और नागालैंड दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हॉर्नबिल नामक जो त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि रक्त अल्पता या जिसे एनीमिया या फिर खून की कमी जो शरीर में हो जाती है, कह रहे हैं कि किसकी वजह से होती है, मतलब क्या कारण होता है कि शरीर या बॉडी में खून की कमी या रक्त की अल्पता हो जाती है, जिसे इंग्लिश में एनीमिया भी कहते हैं। तो याद रखिएगा बॉडी में जो ब्लड की कमी होने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है RBC की कमी हो जाना। और RBC की बात तभी देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, RBC की कमी हो जाना, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है रक्त अल्पता या अनीमिया या फिर ब्लड का जो ब्लड बॉडी में ब्लड की कमी होने का जो मुख्य कारण होता है वो RBC की कमी हो जाना होता है। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत स्टेट उत्सर्जन मानक जो है किससे संदर्भित करते हैं, या इसका मतलब किससे है। तो याद रखिएगा भारत स्टेट उत्सर्जन मानक जो है इसका संबंध वाहनों से होने वाले प्रदूषण से है। और वाहनों के होने वाले प्रदूषण की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि भारत स्टेट उत्सर्जन मानक जो है ये वाहनों के होने वाले प्रदूषण से संबंधित है।
फिर एक आ जाएंगे 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा इसरो के जो पहले अध्यक्ष या फिर जो इसके संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो इसरो के जो संस्थापक थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई जी थे। और हाँ, इनको जानते रहिएगा इनके संस्थापक भी यही थे और इसके अध्यक्ष भी थे, दोनों चीज़ जानते रहिएगा। संस्थापक पूछे तब भी विक्रम साराभाई होगा, अध्यक्ष पूछेगा तब भी विक्रम साराभाई होगा। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना है कि इसरो की जो स्थापना अगर आ जाए कि स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 15 अगस्त को। याद रखना है 15 अगस्त को 1900 आ जाएगा, यहाँ 79, ये आपका 69 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 15 अगस्त 1969 को इसका जो है स्थापना इसकी हुई थी, ये आपको याद रखना। तो ये सारे पॉइंट याद रखना है कि इसरो के जो पहले अध्यक्ष या जो संस्थापक थे वो कौन थे, विक्रम साराभाई थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी में आया है। तो विक्रम साराभाई को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेकिन इसकी डेट भी आपको समय भी याद रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक आ जाएंगे 39 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिए कि भारत में जो ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था वो हुआ था आपका 1947 में, और 1947 लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखना कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था वो 1947 को हुआ था। फिर देखिए आ जाएंगे 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो याद रखिएगा भारत के जो मुख्य निर्वाचक जो आयुक्त हैं उनके पद को जो हटा सकता है वो संसद के दोनों सदन मिलकर हटा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त जिसे कमिश्नर कहते हैं उनके पद से संसद के दोनों सदन मिलकर हटा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों की बात ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए हमारा ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए 41 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा लुई पास्चर को रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है, और रेबीज के टीके की खोज लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रेबीज की टीके की खोज के लिए किसको जाना जाता है, लुई पास्चर को जाना जाता है। हाँ, अगर यही सीधा क्वेश्चन आ जाए कि टीके की खोज, इसके पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पोलियो के टीके की खोज जोनाथ साल्क ने की थी 1952 में। तो आपको ये भी सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनाथ साल्क ने की थी। कब की थी, 1952 को। और अगर आ जाए कि यहाँ चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक की जो खोज की थी टीके के वो तो कौन थे, एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने खोज की थी। और अगर आ जाता है रेबीज के टीके की, तो रेबीज की खोज की किसने की थी, वो थे लुई पास्चर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिए बायोगैस का जो मुख्य या जो प्रमुख हिस्सा होता है वो होता है मीथेन, और मीथेन दिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि बायोगैस का जो मुख्य हिस्सा होता है वो मीथेन होता है। फिर देखिए आ जाएंगे 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। तो याद रखिए ब्रिटिश जो सरकार थी ये भारत को स्वतंत्रता देने के लिए जो सहमत हो गई थी ये हो गई थी 1946 को। 1946 दिखा है, 1946 आया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 44 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आग को बुझाता है। तो आग को कौन बुझाता है, O2 या CO2 या SO2 या फिर NO2। तो याद रखिए आग को जो बुझाता है जो गैस वो है CO2, और CO2 देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आया है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है CO2 से आग को बुझाया जाता है। फिर देखिए आ जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोसूंग या जो आया है, लोसूंग जो है त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है। तो याद रखिए कि लोसूंग या लोसांग जो त्यौहार है ये सिक्किम का प्रसिद्ध त्यौहार है, और सिक्किम की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो लोसूंग है ये सिक्किम का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है। फिर देखिए आ जाएंगे 46 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो याद रखिएगा भारतीय रेल में टोटल जो है वो है 18 जोन,
और 18 जोन की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रेलवे में टोटल कितने जोन हैं, टोटल 18 जोन हैं। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय रेलवे में कितने डिवीज़न हैं, तो डिवीज़न कितने हैं, 70 हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको ये भी सारे पॉइंट्स याद रखना है कि भारतीय रेलवे में जो कितने जोन हैं, टोटल जोन है 18, और आ जाता है रेलवे में कितने डिवीज़न हैं, तो डिवीज़न है 70 है, ये भी याद रखना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 18वां रेलवे जोन है उसका नाम क्या है, तो 18वें जो रेल जोन का नाम है वो दक्षिणी तट रेलवे या फिर साउथर्न कोस्ट रेलवे, ये आपको याद रखना है। फिर एक आ जाएंगे 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को सामान्य नाम से क्या कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य जो नाम है उसे हम नींबू पानी के नाम से जानते हैं। नींबू पानी लिखा है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है, तो याद रखिएगा वह शहर जो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर माना जाता है वो आपका है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ को वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर माना जाता है। फिर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। देखो ऑप्शन ए में है अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन बी में है नर दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी में है ब्लू व्हेल, और ऑप्शन डी में है नर हैमर हेड शार्क। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो स्तनपायी जिसे मैमल्स हम कहते हैं वो है आपका ब्लू व्हेल, और ब्लू व्हेल की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम है की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था या फिर किसने दिया था। तो याद रखिएगा पारिस्थितिक तंत्र जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं कि संकल्पना को जिन्होंने दिया था वो थे आर्थर टांसले, और आर्थर टांसले दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आर्थर टांसले ही है जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना को परिभाषित किया था। तो मे भी आपको यहाँ जो भी यहाँ पे क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए वो सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ क्लियर हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को एटलीस्ट आप लाइक तो कर ही दें, क्योंकि जैसे आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचेगी और यही आपका हमारे प्रति सहयोग होगा। तो चलिए आज की तरह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।